नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और जानकारी ये मिल रही है कि भोजशाला सर्वे के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। भोजशाला में पहुंच चुकी है टीम और 15 सदस्यीय ये दल भोजशाला में सर्वे करेगा और इस सर्वे में जो तथ्य सामने आएंगे उनकी एक रिपोर्ट तैयार कर इस पूरे मामले को, इन रिपोर्ट्स को कोर्ट में भेजा जाएगा। जबकि इस पूरे मामले को लेकर, इस सर्वे के खिलाफ, इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एएसआई सर्वे के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। हालांकि इस मांग को किस आधार पर खारिज किया जा सकता है, ये तथ्य यदि कोर्ट में प्रस्तुत होता है तो संभव है कि एएसआई सर्वे पर रोक लगाई जा सके। लेकिन अब तक ऐसी कोई भी पुख्ता जानकारी, ऐसी कोई भी पुख्ता तथ्य सामने नहीं आए हैं जिससे इस पर सर्वे कराए जाने में कोई आपत्ति हो। चूंकि कोर्ट तथ्यों के आधार पर जो निर्णय लेगा उसका ही यहां पर अनुपालन होना होगा। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद 15 सदस्यीय दल मौके पर पहुंच चुका है भोजशाला में, जहां सरस्वती मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष के लोग कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोगों का ये कहना है कि ये उनकी पुरानी इबादतगाह है। हालांकि इससे जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस विवाद का पटाक्षेप अदालत में हो, ये प्रयास हो रहे हैं। बहरहाल अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सर्वे में किन तथ्यों का खुलासा करती है ये भी देखना होगा। नवीन से बात करेंगे, हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है। नवीन, टीम मौके पर पहुंच चुकी है, कितना समय लगेगा सर्वे में, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है, कहां से सर्वे शुरू होगा और क्या कुछ बता रहे हैं अधिकारी? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद से जो है दिल्ली से जो एएसआई की टीम यहाँ पहुंची है और भोजशाला का सर्वे जो है सुबह से ही शुरू हो चुका है। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास में टीम जो है यहाँ पहुंची है। तो 5 सदस्यीय पूरी टीम है और इनके साथ में कुछ लोग और अन्य हैं जो कि हेल्पर के रूप में मौजूद हैं और इस प्रकार से कुछ 30 से अधिक लोग जो है अभी भोजशाला के अंदर मौजूद हैं। और अभी फिलहाल जो है भोजशाला के सामने ही हम ठीक खड़ा हुआ है थोड़ा सा। और यदि हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के जो है पूरे धार शहर सहित जो है भोजशाला में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और करीब 200 का पुलिस बल जो है भोजशाला में तैनात किया गया है और पूरे शहर में चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस तैनात की गई है। और चूंकि आज शुक्रवार भी है और शुक्रवार को नमाज भी होना है, एएसआई के अनुसार जो है दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जो है यहाँ पे नमाज होती है और नमाज भी होना है और जिसे लेकर जो है सुरक्षा के और कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। अभी हाल फिलहाल जो है एएसआई की टीम जो है वो भोजशाला के अंदर है, वो सर्वे का जो काम है वो अभी फिलहाल जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सर्वे जो है 1 बजे से पहले तक अभी चलेगा और 1 बजे से जो है यहाँ पे वापस से जो है यहाँ जो है नमाज होगी। मुस्लिम लोग जो है अंदर आएंगे और यहाँ जो 1 बजे से 3 बजे तक के लिए उनके लिए ये जो है ये समय जो उनके लिए है और यहाँ पर 1 से 3 तक नमाज होगी और उसके बाद में वापस से एएसआई की टीम जो है वो यहाँ भोजशाला पहुंचेगी और वापस से जो है सर्वे शुरू होगा। तो अभी फिलहाल जो है एएसआई की टीम जो है अंदर मौजूद है और सर्वे का काम जो है वो जारी है। जी, स्वाभाविक है। और अभी चूंकि रमजान भी चल रहा है, माह रमजान है और ऐसे में आज शुक्रवार भी है तो यूं भी लोग आते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वहां पर अभी नमाज के लिए कोई रोक नहीं है, तो इस तरह से कोई विवाद की स्थिति भी नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से सभी काम होंगे। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, टीम पहुंच चुकी है, सर्वे की शुरुआत हो गई है, जबकि अब इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ये कहकर चुनौती दे रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां सर्वे न करे, उन्हें इस बात से आपत्ति है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 मार्च को हाई कोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये भोजशाला का एएसआई सर्वे किया जाएगा। 1902-1903 के बाद भी ये दोबारा वो मौका है जब वापस से भोजशाला का सर्वेक्षण किया जाएगा कि यहाँ पर सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद है। इसको लेकर सर्वे किया जा रहा है। अब देखिए, एक्सपर्ट की टीम पहुंच चुकी है, दिल्ली के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और आज सुबह से भोज
का सर्वे शुरू कर दिया गया है। अलग अलग टेक्निक्स पे ये सर्वे पूरा किया जाएगा और सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्षकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, वहां पे एसएलपी लगाई गई थी। एसएलपी को लेकर अगर जब लगाई गई थी, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता तो उसके पहले ही हिंदू पक्षकार की तरफ से कैविएट लगा दी गई। यानी अगर कैविएट लगा दिया गया है तो उसमें साफ साफ यह है कि एक जो पक्ष उसके फेवर में ये आदेश हुआ था, सर्वे को आदेश दे चुकी हाईकोर्ट, और अगर दूसरा पक्ष उसके खिलाफ पहुंचता तो सबसे पहले जिसके पक्ष में ये ऑर्डर हुआ है उसकी पहले उसकी बात को सुना जाए। तो वहां पहले ही हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगा दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला एसएलपी और कैविएट का। लेकिन अब सर्वे शुरू हो चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई थी। जो हाई कोर्ट के आदेश से उसको सर्वमान्य माना गया था, और इसलिए माना गया था कि जो बहुत साल है उसके जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, अंदर जो दीवारों में संस्कृत के शब्द उल्लेखे गए हैं, जो वहां पे चित्रकारी गई है, जो अंदर की डिजाइन है, इन सब चीजों को बड़ा आधार मान के ये सर्वे का आदेश दिया गया। वापिस से बहुत साल के एएसआई सर्वे कराया जाए। एक्सपर्ट की टीम इस वक्त अंदर है, सर्वे शुरू हो चुका है। और देखिए, इसके पहले जो सरस्वती मंदिर की प्रतिमा, उसको लेकर विवाद पहले से चल रहा है, क्योंकि वो जो प्रतिमा माना जा रहा है कि वो लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। वाघ देवी का ये स्थल है और वाघ देवी को लेकर इस वक्त बड़ा सर्वे भी बहुत साल से शुरू हो चुका है। सदियों पुराना ये विवाद है और इस विवाद को देखते हुए कई बार जो विवाद की स्थितियां बनी है, काफी संवेदनशील जगह है बहुत साल, और लेकिन फिर से एक बार एएसआई सर्वे का आदेश होने के बाद से एक बड़ा सर्वे आज सुबह से शुरू हो चुका है। चप्पे में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बड़ा फोर्स लगाया गया, तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त बहुत साल के आसपास मौजूद हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, हर आने वालों की सघन जांच की जा रही है, क्योंकि पूरा मामला बहुत साल से जुड़ा हुआ है। ज्ञानवापी की तर्ज पर यहां पर सर्वे किया जा रहा है। जीपीएस और जीपीआर जो साइंस कहता है, उस साइंस की टेक्निक पर यहां पर सर्वे किया जाएगा। जो दीवार जो है, दीवारों की प्रॉपर वीडियोग्राफी की जाएगी, कार्बन डेटिंग की जाएगी, तो अलग अलग जो प्रोसेस है उस तरीके से इसका पूरा सर्वे किया जाएगा। और ये अंदर जो मौजूद अधिकारी हैं उन्हें तय करना है कि ये जो सर्वे वो कितने दिन चलेगा। पूरी साइट के जब वो विजिट करेंगे उसके बाद ये तय हो पाएगा कि ये जो बहुत साल का सर्वे वो आगामी कितने दिनों तक चलता रहेगा। लेकिन आज की जो बड़ी जानकारी है कि जो शुक्रवार का दिन है, जो नमाज होती है आज के दिन में, वो जैसी होती थी वैसी चलेगी, उसमें किसी प्रकार कोई रोक नहीं है, संख्या में कोई रोक नहीं है, और जो समय था उस समय पे लोग नमाज जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो व्यापक की गई है, व्यापक स्तर पर वहां पे अधिकारी मौजूद हैं, और आज जो भी आएगा उसकी सघन जांच की जाएगी। बाकायदा उसकी सीसीटीवी से सारे फुटेज को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। मिथिलेश, नवीन, दो बातें हैं यहाँ पर कि तथ्य एक तरफ, अपनी तरफ जांच अपनी तरफ है, लेकिन लोगों की आस्था के साथ वहां पर कोई भी समझौता नहीं है। यहाँ नमाज सही समय पर सही तरीके से होगी, और कहा जा रहा है कि इस सर्वे के बाद दीवारें बोल उठेगी, वो बताएंगी अपने बारे में कि वो इतिहास क्या संजय हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं भोजशाला को लेकर असल में विवाद क्या है, क्यों ये विवाद है वो भी बताएंगे आपको, लेकिन विवाद क्या है पहले ये जान लेते हैं। यहां विवाद दरअसल हिंदू और मुस्लिम पक्ष का अपना अपना है दावा। हिंदू ये मानते हैं कि ये जो पूरा भोजशाला परिसर है ये मां वाग्देवी का स्थान है। मुस्लिम बताते हैं ये जो जगह है ये कमाल मौला मस्जिद है, जहां पर इबादत करते हैं इस्लाम के मानने वाले। हाईकोर्ट ने सर्वे का जो आदेश दिया है वो दरअसल इस पूरे परिसर में सर्वे किया जाएगा। जो यहां पर पत्थर रखे गए हैं, जो दीवारें यहां पर बनी हुई हैं, उन दीवारों की कार्बन डेटिंग होगी और तथ्य जुटाए जाएंगे, जिससे ये स्पष्ट होगा कि इतिहास का और पक्षकारों का कौन सा दावा, कौन सा वाक्य सही है। मां वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना यहां पर की गई थी, ऐसा दावा हिंदू पक्षकारों का है, और वही मां की मूर्ति लंदन के किसी म्यूजियम में है। अब अगर ये विषय हल होता है तो संभव है कि वो लंदन से वाग्देवी मां की प्रतिमा यहां पर लाई जा सकती है। बहरहाल कोर्ट का फैसला क्या होगा उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहना उचित होगा। आपको बताते हैं कि भोजशाला अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत आता है, उसकी पूरे संरक्षण रख रखाव इसी विभाग की जिम्मेदारी है। मंगलवार को हिंदू यहां आकर पूजा करते हैं, तो शुक्रवार यानी जैसे आज नमाज होनी है, ऐसे हर शुक्रवार को यहां पर इस्लाम के मानने वाले आकर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और अब आपको बताते हैं भोजशाला को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, जिस पर आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस
ऐतिहासिक इमारत के इतिहास में जाएं तो 1909 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है इस बात को। साल 1935 में यहां पर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। 1995 में विवाद शुरू हुआ क्योंकि मंगलवार को पूजा करने की भी अनुमति मिल चुकी है। शुक्रवार को नमाज होती है, मंगलवार को यहां पर पूजा पाठ होता है। साल 1997 में आम लोगों के यहां पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे अमूमन जो लोग ऐतिहासिक इमारतों के जो देखने के शौकीन होते हैं या इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, ऐसे यहां पर लोगों को आने के लिए मना कर दिया गया। साल 1998 में यहां पर एक और प्रतिबंध लगाया गया। साल 2003 में यहां पर पूजा की अनुमति मिली है। तो अब तक इस पूरी जगह को गंगा जमुनी तहजीब का एक मरकज, एक केंद्र कहा जाता था कि यहां पर मंगलवार को देवी की पूजा होती है और शुक्रवार को मुस्लिम लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग यहां पर इबादत करने के लिए आते हैं और यहां पर नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब यहां पर दावे का विवाद है। दावा किसका है और वो दावा सर्वे से, कार्बन डेटिंग से, उस रिपोर्ट से क्या पुख्ता हो पाएगा, इसके लिए करना होगा कुछ और इंतजार। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको कुछ और खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया और मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। और बैठक में मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल हुए और इन लोगों ने भी नाम फाइनल हो जाने ही की बात कही है। दिल्ली में सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद बाकी की सभी 18 सीटों पर नाम को फाइनल कर लिया गया। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने साफ किया कि सर्वसम्मति से नाम फाइनल कर लिए गए हैं। देखिए, जो भी टिकट दिए जाते हैं वो उसके ऊपर आंकलन होता है, अलग अलग उसके प्रोसेसेस होते हैं। जो ग्रास रूट पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे पूछ के दिया जाता है, चाहे वो हमारा सीनियर लीडर हो, चाहे वो ग्रास रूट का लीडर हो, तो उन सब चीजों को देख के ही तय किया जाता है। आज सारी मध्य प्रदेश की सीटों पर डिस्कशन हो चुका है और जल्दी ही उसकी लिस्ट आएगी। गुना से अरुण यादव आपके बड़े नेता हैं और गुना से उनको लड़ाने की बात आ रही है, क्या चुनौती दे पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, अभी पहले लिस्ट आ जाने दीजिए। मैं सबसे बड़ा नेता उसको मानता हूं जो हमारे बूथ के ऊपर बैठता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा नेता है। कांग्रेस ने लोकसभा के रण में दिग्गजों को उतारने का भी फैसला किया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह तो रतलाम से कांतिलाल भूरिया मैदान में नजर आएंगे। वहीं गुना में सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव ताल ठोंकते दिख सकते हैं। बड़े नेताओं के साथ ही 50% युवाओं को भी टिकट दिया गया है। 100% टिकट मध्य प्रदेश के क्लियर हो गए हैं और सब जगह सर्वसम्मति से बड़े जो हमारे बिग लीडर है वो भी और जो हमारे कार्यकर्ता यूथ है, हमने कहा था 50% से ज्यादा यूथ टिकट देंगे। हमने उस भावना का ध्यान रखा और हर जगह सबसे अच्छा कैंडिडेट कैसे हो, सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है। आज रात को या कल सुबह डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल, कल लिस्ट आएगी तो आपको, आज जब लिस्ट आएगी तो पता चल जाएगा जरूर। मैंने कहा सब बड़े नेता जो विनिंग पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा रखते हैं वो सब लड़ रहे हैं। जीतू पटवारी लड़ेंगे क्या सर? जीतू पार्टी ने निर्णय लिया, वो सबको सर्व मान लेता है। ये भी कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनावी रण में नहीं उतरेंगे। माना ये जा रहा है कि रणनीति बनाने और तालमेल बैठाने में ये दोनों नेता अपना योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाकी के 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम क्या क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं और किनसे उनका मुकाबला होना है ये भी जानते हैं। बात होगी दिग्विजय सिंह और उर्मिल नागर की, जो राजगढ़ से आमने सामने आ सकते हैं। गुना लोकसभा सीट की बात करें, हाई प्रोफाइल ये वीवीआईपी सीट हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा होशंगाबाद संजय शर्मा, दर्शन सिंह चौधरी के बीच, बालाघाट में हिना कावरे और भारती पारधी के बीच
होगा मुकाबला। कांतिलाल भूरिया अनीता नागर सिंह चौहान के सामने होंगे। भोपाल में अरुण श्रीवास्तव आलोक शर्मा के बीच मुकाबला। इंदौर में अक्षय कांति और शंकर लालवानी के बीच मुकाबला होगा। उज्जैन की बात करें तो अनिल फिरोजिया और महेश परमार यहां से एक दूसरे के आमने सामने चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे। बढ़ते आगे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने गुना से नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में नार्को टेस्ट की सीडी पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। मामले में फोरेंसिक साइंस लैब की निदेशक ने गोपनीयता का हवाला देकर नार्को टेस्ट की सीडी देने से इनकार किया था और कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट से कैसी गोपनीयता। आपको बता दें कि नाबालिग के पिता और कथित आरोपी का नार्को टेस्ट हुआ था और अब हाईकोर्ट ने नार्को की रिपोर्ट के साथ सीडी भी पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने गुना एसपी को नार्को टेस्ट की सीडी पेश करने की जवाबदेही देने के साथ ही 3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होना तय किया है। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशील, अभी कहां तक पहुंचा है ये मामला और हाईकोर्ट की नाराजगी से कितना इस केस पर प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, गुना जिले का ये पूरा मामला था, नाबालिग के गुमशुदा होने का मामला था। इसमें नाबालिग जो लड़की है उसके पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी और एक युवक पर आरोप लगाया था उसको अपहरण करने का। ये मामला लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और इसी में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो है इसमें जो याचिकाकर्ता पिता है और उसके बाद आरोपी है, इनका भी नार्को टेस्ट कराया गया था। इसमें जो फोरेंसिक लैब है उसने नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट तो दे दी थी, लेकिन सीडी देने से इनकार कर दिया था। जब मामले में वकील ने हाईकोर्ट को बताया तो हाईकोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताई कि क्या फोरेंसिक लैब की डायरेक्टर हाईकोर्ट से ऊपर है, कानून से ऊपर है, और कोर्ट से बड़ी गोपनीयता क्या हो सकती है कि जब जो रिपोर्ट है वो कागजी रिपोर्ट दे दी गई है, लेकिन सीडी पेश करने में क्या दिक्कत है? क्या हाईकोर्ट का आदेश जो है उनके कानून से ऊपर है? और इस तरह से फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने गुना एसपी को जिम्मेदारी दी है कि 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान नार्को टेस्ट की सीडी है वो पेश की जाए ताकि इस पेचीदा मामले में तस्वीर साफ हो पाए और कोर्ट को फैसला करने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सूरजपुर में छात्रावास में बच्चों से बाल श्रम करवाए जाने का एक वीडियो सामने आया। यहां पर बच्चों से खाना बनवाने, झाड़ू लगवाने का वीडियो तक सामने आ चुका है और छात्रावास अधीक्षक ने साफ सफाई और इस पूरे वीडियो को देखकर खुद सफाई दी है कि छात्रावास के कर्मचारी छुट्टी पर हैं, इसलिए यहां रहने वाले बच्चे ही काम पर हैं। स्वच्छता अभियान के तहत कभी सप्ताह में, वीकली में बागवानी के साथ कभी कभी बच्चे से लिया जाता है। सर बच्चे अब झाड़ू लगा रहे थे बच्चे? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है। अभी हम कई लोग करते हैं, है ना। शयन कक्षा कई लोग का अपने अपने का रूम का करते हैं इन लोग अपने से। जैसे यहाँ बर्तन भी धुलाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है अभी। सब बच्चे ही बताएं सर। अच्छा, नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। और जांजगीर चांपा से खबर आई जहां पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई और कई सालों तक दुष्कर्म किए जाने का इस पर आरोप लगा है। जांजगीर चांपा में एक शख्स पर आरोप लगा है कि कई सालों से शादी का झांसा देकर वो दुष्कर्म कर रहा था और अब इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और गरियाबंद से बड़ी खबर, ट्रैप कैमरे में कैद हुआ 7 हाथियों का झुंड। हाथियों का झुंड देखने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल इलाके में
हाई अलर्ट जारी किया गया है। भालू अपनी पीठ पर 2 बच्चों को ले जाता हुआ दिखा है और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का ये वीडियो है। यहां पर एक ट्रैप कैमरा लगाया गया। रात के समय हाथियों का एक पूरा झुंड यहां से गुजरा और अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप गिन पाएंगे कि कितने हाथी यहां पर, और एक भालू भी अपने 2 शावकों के साथ वहां से गुजरता हुआ नजर आया है। और ट्रैप कैमरे में हाथियों के दल का एक जगह से दूसरी जगह जाना और भालू का अपने बच्चों के साथ वहां पर दिखने का वीडियो सामने आया है। और श्योपुर में खनन माफिया पर एक्शन जारी। देर रात अकेला इलाके में पुलिस ने आधा किलोमीटर तक पीछा करके अवैध तरीके से रेत का परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। चंबल नदी से अवैध तरीके से रेत निकालकर उसे ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाया जा रहा था। और अंबिकापुर में तलवार लेकर डराने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया। राहगीरों को डरा धमकाकर रुपए मांग रहा था। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। युवक से हथियार जब्त किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। और अब चुनाव से जुड़ी 24 बड़ी खबरें।